कि आप सब सकुशल होंगे और पूरी तरह स्वस्थ होंगे। आजकल आपकी और हमारी हर सुबह की शुरुआत मृत्यु की खबरों से हो रही है। कल अभिनेता इरफान खान की मृत्यु का समाचार आया था और आज सुबह जब उठे तो ऋषि कपूर की मृत्यु की खबर आ गई। ऋषि कपूर ने 3 वर्ष पहले अभिनेता विनोद खन्ना के निधन के बाद क्रोधित होकर एक ट्वीट किया था और इस बात पर नाराजगी जताई थी कि विनोद खन्ना के अंतिम संस्कार में आज की पीढ़ी का कोई कलाकार नहीं पहुंचा। इसके बाद उन्होंने लिखा कि उन्हें लगता है कि उनकी मौत के बाद भी उन्हें भी कंधा देने वाला कोई नहीं होगा और वो इस बात के लिए तैयार हैं। आज ऐसा ही हुआ। कोरोना वायरस की वजह से ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो पाए और इनमें से ज्यादातर उनके परिवार के ही लोग थे, जबकि उन्हें चाहने वाले करोड़ों लोगों ने उनकी मृत्यु का शोक सोशल मीडिया पर ही मनाया। कोरोना वायरस के इस दौर में अंतिम यात्राएं भी अकेलेपन का शिकार हो गई हैं। इस महामारी की वजह से जन्म और मृत्यु की प्रथाएं अब बदलने लगी हैं, इसलिए आज हम इस बात पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ऋषि कपूर जैसी शख्सियत से आप क्या सीख सकते हैं। ऋषि कपूर क्यों खास थे, ऋषि कपूर क्यों अलग थे। चारों तरफ से आजकल मृत्यु की खबरें आ रही हैं। हर रोज आपको न्यूज चैनल्स और अखबारों में बताया जाता है कोरोना वायरस से आज कितने लोग संक्रमित हो गए, कितने लोग मर गए। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि डिप्रेशन के इस दौर में आप खुद को ठीक और संतुलित कैसे रख सकते हैं। इस डिप्रेशन के दौर में आप खुशियां कैसे ढूंढ सकते हैं, उम्मीद कैसे ढूंढ सकते हैं। हमारे पास आज आपके लिए 4 टिप्स हैं और ये टिप्स संकट के इस दौर में आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से आज आप नोट कीजिएगा, क्योंकि इस समय आपका खुश रहना बहुत जरूरी है। इस समय आपका अपने ऊपर संयम रखना बहुत जरूरी है और साथ ही आपको भविष्य को लेकर अपनी उम्मीद भी खोनी नहीं चाहिए। और आखिर में हम आपको वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हुए ब्रिटेन के एक पूर्व सैनिक से मिलवाएंगे। इस सैनिक का नाम है कैप्टन टॉम मूर। कैप्टन मूर आज 100 साल के हो गए हैं। आज उनका जन्मदिन है और उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्होंने अकेले अपने दम पर ब्रिटेन के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 290 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए। उनके इस जज्बे को आज ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने भी सलाम किया है। ये तस्वीरें आज आपको जीवन के प्रति बहुत सकारात्मक बनाएंगी और अगर 100 साल की उम्र में ये इतना सब कुछ कर सकते हैं अपने समाज के लिए, तो आप सोचिए आप सब लोग भी बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। आपको रणबीर कपूर के पिता के तौर पर भी जाना जा सकता है और वाइस वर्सा भी हो सकता है। मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, मैंने एक दिन किसी को अच्छा कहा कि मुझे पता था कि मैं बहुत बड़े बाप का बेटा हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं बहुत बड़े बेटे का बाप हूं। अब जब अपने समकालीन कलाकारों के बारे में जब देखते हैं, जब आप उनके साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो कहाँ पाते हैं आप अपने आप को? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने ऐसे कलाकारों के साथ काम किया। मेरी तो रिलेशनशिप उनके साथ बहुत अच्छी रही, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी पिक्चर हमने साथ में बनाई। मैं उन बहुत कम खुशकिस्मत एक्टरों में से हूँ जिन्होंने सबके बच्चों के साथ काम किया। हिंदी फिल्मों के अभिनेता ऋषि कपूर का आज मुंबई में निधन हो गया। बुधवार रात सांस लेने में परेशानी की वजह से ऋषि कपूर को मुंबई के HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कपूर परिवार ने एक संदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि हमारे प्रिय ऋषि कपूर का सुबह 8:45 पर निधन हो गया। वो 2 साल से ल्यूकीमिया बीमारी से लड़ रहे थे। अस्पताल के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने बताया कि उन्होंने आखिरी वक्त तक हमारा मनोरंजन किया। ऋषि कपूर को साल 2018 में कैंसर होने का पता चला था और उन्होंने करीब 1 साल तक न्यूयॉर्क में इलाज करवाया। फरवरी 2020 में भी तबीयत खराब होने के कारण ऋषि कपूर को 2 बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऋषि कपूर का आज मुंबई के चंदनबाड़ी शमशान गृह में अंतिम संस्कार कर दिया गया। बेटे रणबीर कपूर ने ऋषि कपूर को मुखाग्नि दी, जबकि बेटी रिद्धिमा कपूर अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दिल्ली से मुंबई नहीं पहुंच पाईं। अंतिम संस्कार में शामिल आलिया भट्ट ने वीडियो कॉल पर बेटी रिद्धिमा को पिता ऋषि कपूर के अंतिम दर्शन कराए। लॉकडाउन की वजह से 20 लोगों को ही अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत दी गई थी। कपूर परिवार के अलावा अभिषेक बच्चन अंतिम संस्कार में शामिल हुए। देश में कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रयासों में कुछ सफलता मिलती दिखाई दे रही है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना संक्रमण के मामले अब 11 दिन में दोगुने हो रहे हैं। इलाज से ठीक होने वालों की दर भी 25.19% हो गई है। देश में कोरोना से मरने वालों की दर 3.2% है, जो अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है। कोरोना संक्रमण से मरने वाले 78% ऐसे मरीज थे जो दूसरी बीमारी से भी पीड़ित थे। रिकवरी रेट के अंदर हम एक प्रोग्रेसिव ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को इससे पहले भी बताया है कि 14 दिन पहले का अगर रिकवरी रेट देखें तो वह 30.06% था, जो कि अब बढ़कर 25% के ऊपर पहुंच गया है। यह एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1823 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 33,610 हो गई है। कोरोना से अब तक 1,075 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 67 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना से अब तक 8,373 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और निवेश बढ़ाने को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम बैठक की। बैठक में विदेशी और घरेलू दोनों निवेश को बढ़ाने की रणनीति बनाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि किसी भी विदेशी निवेशक को परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियरेंस प्रक्रिया में लगने वाले समय को भी कम किया जाना चाहिए। देश में मौजूद औद्योगिक भूमि और प्लॉट्स के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए योजना बनाई जाए और वित्तीय मदद दी जाए। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस बीच गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन में आवाजाही को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह सचिव ने कहा है कि जरूरी सामान ले जाने वाले वाहनों और ट्रकों से बॉर्डर क्रॉस करते समय पास न मांगा जाए। लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए मजदूरों और छात्रों को निकालने की मंजूरी मिलने के बाद राज्यों में हलचल तेज हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने मांग की है कि दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को लाने और ले जाने के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की जाए। बिहार सरकार ने भी दूसरे राज्यों में फंसे अपने राज्य के मजदूरों को वापस लाने में असमर्थता जताई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से अपील की है कि मजदूरों को वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को वापस भेजने और लाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। मंत्रालय में बना कंट्रोल रूम निगरानी करेगा। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज ऑटो सेक्टर से जुड़े बड़े उद्योगपतियों से बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में उत्पादन बढ़ाने, मांग और आपूर्ति बढ़ाने, रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में जीएसटी में कटौती, कर्मचारियों की बैच टेस्टिंग और वाहनों की ऑनलाइन बिक्री का भी सुझाव दिया गया। डिमांड बूस्टर के लिए कुछ करें, डिमांड बढ़नी चाहिए। सप्लाई चेन के लिए, रिटेलर के लिए कुछ सहूलतें चाहिए और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट एक तरह से प्रोटेक्शन के लिए कुछ मदद चाहिए और जीएसटी में कटौती चाहिए। इस तरह की मांगे उन्होंने की। इस बीच केंद्र सरकार ने पीएफ से जुड़े नियमों में कंपनियों को रियायत दी है। कर्मचारी का पीएफ काटने के बाद कंपनी को हर महीने पीएफ का योगदान देने की जरूरत नहीं होगी। कंपनियां अपनी सुविधा से कुछ महीने बाद अपना योगदान दे सकती हैं, लेकिन कंपनियों को हर महीने ईसीआर रिटर्न जरूर भरना होगा। इससे ये पता चलेगा कि कंपनी डिफॉल्ट नहीं करेगी। अभी तक ये नियम था कि अगर कंपनी 3 महीने तक अपना और कर्मचारी का हिस्सा पीएफ में जमा नहीं करती थी तो उसे डिफॉल्टर मान लिया जाता था। तबलीगी जमात के मौलाना साद मोहम्मद को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चौथा नोटिस जारी किया है। नोटिस में पूछा गया है कि मौलाना साद ने सरकारी अस्पताल में अपना कोरोना टेस्ट करवाया है या नहीं। नोटिस में यह भी पूछा गया है कि अगर साद ने टेस्ट करवाया है तो उसकी रिपोर्ट अब तक क्राइम ब्रांच को क्यों नहीं सौंपी गई है। सरकारी अस्पताल की टेस्ट रिपोर्ट मिलने के बाद ही क्राइम ब्रांच मौलाना साद से पूछताछ करेगी। मौलाना साद दावा कर रहा है कि उसने 2 बार अपना कोरोना टेस्ट करवाया है, जिसमें एक टेस्ट निजी लैब में करवाया गया है। मौलाना साद का दावा है कि उसकी दोनों टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की सभी सीमाओं को सील करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बरतने के साथ ही प्रदेश में प्रवेश पर रोक लगाई जाए। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2203 हो गई है, जबकि 39 लोगों की अब तक संक्रमण से मौत हो चुकी है। नोएडा में आज कोरोना का एक और पॉजिटिव केस मिला है, जिसके बाद यहां मरीजों की संख्या बढ़कर 138 हो गई है। नोएडा में कोरोना के 50 एक्टिव केस हैं।
कोरोना संकट के दौरान लगातार ड्यूटी की वजह से परेशान पुलिसकर्मियों को गाजियाबाद पुलिस ने राहत देने का फैसला किया। अब पुलिसकर्मियों को वीकली ऑफ मिलेगा और उनकी शिफ्ट रोटेटेड होगी। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली के मेटकाफ हाउस की लैब में काम करने वाले DRDO के एक वैज्ञानिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना के 3,439 केस हैं। कोरोना से 56 मरीजों की मौत हो चुकी है। तुगलकाबाद के RPF क्वारंटीन सेंटर में 24 और लोगों में कोरोना का संक्रमण मिला है। यहाँ रखे गए 167 लोगों में से अब तक 48 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमित लोगों में ज्यादातर तबलीगी जमात से जुड़े हैं। महरौली में भी कोरोना के 4 नए मरीज मिले हैं। दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल की एक नर्स भी कोरोना संक्रमित पाई गई है। दिल्ली के 2 और प्राइवेट अस्पताल अब कोरोना मरीजों का इलाज करेंगे। गंगाराम सिटी अस्पताल और महादुर्गा चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल बना दिया गया है। कोरोना के बढ़ते केस के बीच आज दिल्ली से एक अच्छी तस्वीर भी आई। दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर विजेंद्र पाल कोरोना संक्रमित थे, लेकिन आज जब वो ठीक होकर सफदरजंग एनक्लेव थाने पहुंचे तो वहां ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत हुआ। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 के करीब पहुंच गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 9,915 केस हैं। कोरोना से अब तक 432 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में कोरोना के 4,082 मामले हैं। यहाँ 197 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 2,660 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जबकि 130 लोगों की जान चली गई है। राजस्थान में कोरोना के केस बढ़कर 2,438 हो गए हैं। यहाँ 51 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। अभी कल ही हमने आपको मशहूर कलाकार इरफान खान की मृत्यु का समाचार दिया था। हमें लगा था आज सुबह जब हम उठेंगे तो आपके लिए जीवन और सकारात्मकता से भरपूर कोई समाचार ढूंढेंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे। आज कुछ अच्छी बात आपके साथ करेंगे, लेकिन अफसोस है कि हमें आज एक बार फिर एक और बड़े कलाकार की मृत्यु पर आपसे बात करनी होगी। हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर की आज मृत्यु हो गई। ये समाचार अब तक आप सब तक पहुंच चुका होगा। दिन भर आप बहुत दुखी रहे होंगे। ऋषि कपूर 67 वर्ष के थे और वो भी इरफान खान की तरह ही कैंसर से पीड़ित थे। आज हम आपको ऋषि कपूर की शोक सभा में लेकर चलेंगे, लेकिन इस शोक सभा में आपको सिर्फ शोक नहीं मनाना है, बल्कि हम चाहेंगे कि आप ऋषि कपूर को उनकी अगली यात्रा के लिए खुशी खुशी विदा कीजिए। ऋषि कपूर का जाना दुखदाई जरूर है, लेकिन उनका जीवन और उनकी मृत्यु एक सच्चे कलाकार के संपूर्ण सफर की कहानी है और आज आपको भी इस सफल कहानी का हिस्सा बनना चाहिए और इससे आपको सीखना भी चाहिए। ऋषि कपूर अपने आखिरी समय तक एक सच्चे एंटरटेनर रहे, यानी वो जीवन भर लोगों का मनोरंजन करते रहे और उन्होंने अपनी इस कला का साथ आखिरी दम तक नहीं छोड़ा। ऋषि कपूर के परिवार ने उनके निधन के बाद एक संदेश जारी किया। इसमें उन्होंने लिखा है कि हॉस्पिटल स्टाफ के मुताबिक ऋषि कपूर अपने आखिरी समय तक उन्हें हंसाते रहे और उनका मनोरंजन करते रहे। कहते हैं एक सच्चे कलाकार को आप उसकी मृत्यु के समय भी उसकी कला से दूर नहीं कर सकते। एक कलाकार की कला उसकी आत्मा बन जाती है और जीवन समाप्त होने के बाद भी कोई कलाकार अपनी कला के दम पर ही अमर बन जाता है। यह ऋषि कपूर के प्रति लोगों की दीवानगी थी कि वर्ष 1977 में जब भारत में इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनकी मशहूर फिल्म बॉबी का प्रसारण दूरदर्शन पर सिर्फ इसलिए किया था ताकि लोगों को इंदिरा गांधी के विरोधी जयप्रकाश नारायण की रैली में जाने से रोका जा सके। फिल्म बॉबी 1973 में रिलीज हुई थी। रैली के लिए जो समय निर्धारित किया गया था, ठीक उसी समय दूरदर्शन पर बॉबी फिल्म का प्रसारण हुआ। तब मैं 5 साल का था, लेकिन ऋषि कपूर से मेरी मुलाकात पहली बार वर्ष 2013 में हुई, जब मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था। इस इंटरव्यू से पहले मैं ये सोच रहा था कि क्या किसी कलाकार के पास लोगों को मंत्रमुग्ध करने की इतनी क्षमता हो सकती है कि एक सरकार उसकी फिल्म का इस्तेमाल किसी बड़े नेता की रैली को विफल करने के लिए कर सके। लेकिन जब मैंने ऋषि साहब का ये इंटरव्यू किया, जब उनसे बातचीत की, तो मैं बिल्कुल निराश नहीं हुआ, बल्कि उनके लिए मेरे मन में जो श्रद्धा और सम्मान था वो कई गुना बढ़ गया। इस इंटरव्यू के बाद वो मुझे एक अभिनेता के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर भी बहुत अच्छे लगने लगे।
अक्सर कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारे कलाकारों से मिलते हैं जिनको आपने स्क्रीन पर देखा होता है, फिल्मों में देखा होता है, लेकिन जब आप मिलते हैं उनसे तो कई बार आपको काफ़ी निराशा होती है, क्योंकि आपके मन में जो कल्पना होती है वो आप फिल्मी किरदार के हिसाब से कल्पना करते हैं उस शख्सियत के बारे में। लेकिन जब ऋषि कपूर से मिले तो जैसा उन्हें फिल्म के स्क्रीन पर पाया था, एक इंसान के तौर पर उससे कहीं बेहतर पाया। आज हमने 7 वर्ष पुराने इस इंटरव्यू के कुछ दिलचस्प हिस्से आपके लिए निकाले हैं। आज हम आपको ये इंटरव्यू दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जब मैंने ये इंटरव्यू किया था तब ऋषि कपूर की उम्र 60 साल थी। उस दौरान उनकी एक फिल्म रिलीज हो रही थी जिसमें उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का किरदार निभाया था। 60 साल की उम्र में लोग अक्सर रिटायर हो जाते हैं, लेकिन ऋषि कपूर 60 साल की उम्र में अभिनय की दूसरी पारी शुरू कर रहे थे, दोबारा से कमबैक कर रहे थे, जिसमें वो रोमांटिक हीरो वाली अपनी छवि को तोड़कर अंडरवर्ल्ड डॉन जैसे नकारात्मक किरदार निभा रहे थे। यानी इस पड़ाव पर उन्होंने अपने जीवन के साथ बहुत प्रयोग किए, बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए। यानी आपका जीवन लोग तभी याद रखते हैं जब आप लोगों को अपने काम से चौंकाते हैं, उन्हें सरप्राइज करते हैं। अहंकार सब में होता है, लेकिन लोग इसे स्वीकार नहीं करते और अक्सर विनम्रता का मुखौटा पहन लेते हैं। लेकिन ऋषि कपूर कहते थे कि अहंकार की भी अपनी एक अदा होती है। अब आप सोचिए, जिस प्रोफेशन में लोगों को सिर्फ अभिनय करना आता है और जहां लोग रील और रियल लाइफ दोनों में एक्टिंग करने के आदी हो जाते हैं, वहां इतनी सच्चाई के साथ ये बातें कहने वाला भला कितने लोग होंगे। ऋषि कपूर खुले दिल से बात करने वाले गिने चुने कलाकारों में से थे। जो उनके दिल में होता था वही उनकी जुबान पर होता था। इसलिए ऋषि साहब का यह इंटरव्यू मेरे लिए यादगार बन गया। ऋषि कपूर को सुनना एक कलाकार की जीवन यात्रा का हिस्सा बन जाने जैसा है, और आज आपको भी हमारे साथ इस यात्रा पर जरूर चलना चाहिए। उस इंटरव्यू के कुछ अंश आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। वर्ष 2013 का ये इंटरव्यू है। नमस्कार, मैं हूँ ऋषि कपूर। आप लगातार लोगों को हैरान कर रहे हैं, सरप्राइज कर रहे हैं। देखिए, कलाकार की हैसियत से ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको मैं सरप्राइज करूं, आपको चकित सा रहने दूं, कि मैं ऐसे भूमिका करूं कि लोगों को शायद मुझसे वो उम्मीद ना करते हों। तो एज एन एक्टर मैं बड़ा खुश हूं कि मुझे ऐसे आज मौके मिल रहे हैं कि मैं कर सकता हूं, जो कि मैंने नहीं किया। मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा। पहले 25 साल जो मैंने लीडिंग मैन या चॉकलेट हीरो या रोमांटिक हीरो के जो ईरा मैंने गुजारा है, मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा उसके बारे में। मैंने बहुत मज़े लिए, मैंने बहुत इन्जॉय किया मैंने से। लेकिन ये जो इस बार मैं जो भूमिकाएँ कर रहा हूँ और मुझे जो रोल्स मिल रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे एक्टिंग का कभी मौका ही नहीं मिला, कभी स्कोप ही नहीं मिला। तो मैं इन्जॉय कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि ऑडियंसेस उसे पसंद करें। ऋषि जी, लोग कहते हैं कि जिंदगी जो है बहुत कम किस्मत वालों को 2 मौके देती है या 2 इनिंग्स देती है। आपके करियर को अगर हम देखें तो आपकी 2 पारियां दिखती हैं, एक फर्स्ट इनिंग्स फिर एक सेकंड इनिंग्स। फर्स्ट इनिंग्स जैसे आपने बताया कि आप बिल्कुल चॉकलेटी बॉय, लवर बॉय की भूमिका में आए, फिर सेकंड इनिंग शुरू हुई। तो मैं अगर उसको डिफाइन करना हो तो हम ये कहेंगे कि पहली पारी जो थी वो आपकी प्यार वाली थी और दूसरी पारी जो है वो धमाके वाली है। अच्छा, आपने धमाका बोला, आपने नफरत नहीं कहा। नहीं, जैसे मैंने अभी कहा कि मैं एक एक्टर हूं और एक एक्टर की हैसियत से मुझे हर रोल करना चाहिए। ये उम्र में आपको बहुत जल्दी सब कुछ हासिल हुआ। फर्स्ट इनिंग्स जब आप खेल रहे थे अपनी, तब बहुत जल्दी आपने हासिल कर लिया था, स्टारडम आपको बहुत जल्दी मिला। अभी भी आपको बहुत जवानी में ये दूसरी इनिंग्स खेलने को मिल रही है। आप संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं? वेरी हैव यू गॉट योर ड्यू? एब्सोल्युटली। मैं जैसे ड्यू मतलब कि पहले मैं स्टार था, अब मुझे एक्टर रिकग्नाइज किया जा रहा है, क्योंकि मुझे जब मैं स्टार था मुझे वो रोल नहीं मिलते थे, मुझे अच्छे कैरेक्टर नहीं मिलते थे ना। हमारा वो यूजुअल हिंदी हीरो का जो होता है वही होता था, गाने गाना, पहाड़ियों में लड़की के साथ रोमांस करना, ऐसी पिक्चरें बनती थी मेरे साथ, कोई सब्जेक्ट तो बनते नहीं। अब टाइम बदल गए हैं, ऑडियंसेस चाहती हैं कि कुछ कहानियाँ हो, बने हट के पिक्चरें बने। जितनी भी पिक्चरें आप देख रहे हैं रिलीज होनी, देखें सब हट के पिक्चरें। तो इस बात की खुशी है कि ऐसी पिक्चरें बन रही हैं, हमारी ऑडियंसेस मैच्योर हो रही हैं, हमारी ऑडियंसेस चाहती हैं कि हर किस्म की पिक्चर बने, हर किस्म की पिक्चर के लिए ऑडियंस हो। जैसे कि हमारी मार्केट में अगर कपड़ा बिकता है तो हर किस्म का कपड़ा बिकता है, कॉटन बिकता है, सिल्क बिकता है, खादी बिकता है, रेयॉन बिकता है, हर किस्म। तो वैसे भी हर पिक्चर भी होनी चाहिए ऐसी किस्म, हर किस्म की पिक्चर आनी चाहिए। आप कभी अपने वो वाले रोल्स मिस करते हैं? नहीं, बहुत कर लिया भैया, माफ करो। अब नहीं होता अभी हमसे। अब रणबीर कर रहा है ना, रणबीर रोमांटिक हो गया अभी। ये बड़ी हैप्पी सिचुएशन है आपके लिए।
किसी पिता के लिए और किसी पुत्र के लिए, दोनों के लिए ही, कि आपको रणबीर कपूर के पिता के तौर पर भी जाना जा सकता है और वाइस वर्सा भी हो सकता है। मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, मैंने एक दिन किसी को अच्छा कहा कि मुझे पता था कि मैं बहुत बड़े बाप का बेटा हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं बहुत बड़े बेटे का बाप हूं। ये बड़ी हैप्पी सिचुएशन है। देखिए, बहुत अच्छी बात है। किसी ने मुझे पता था कि मैं बहुत बड़े बाप का बेटा हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं बड़े बेटे का भी बाप हूं। एज एन एक्टर जो आपके अंदर बैठा है वो हमेशा कहेगा कि आपकी पहचान ये होनी चाहिए कि रणबीर कपूर आपका बेटा, ऋषि कपूर का बेटा रणबीर कपूर। लेकिन एक उल्टी सिचुएशन है जब लोग ये कहेंगे कि रणबीर कपूर फादर इज गोइंग। चलो अच्छी बात है ना, वो तो बहुत फख्र की बात है। कौन बाप नहीं चाहता कि अपने बेटे के नाम से वो जाना जाए? मुझे तो बहुत खुशी होती। आप क्या चाहते हैं, कैसे जाने जाएं आप? मैं रणबीर कपूर का बाप हूं, ऐसा होना चाहिए। That gives you a satisfaction. Of course it gives. Which father would not feel the pride of it? Of course. आप जब अपने समकालीन कलाकारों के बारे में जब देखते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन आपके समकालीन थे, विनोद खन्ना थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे, उस वक्त एक बहुत टैलेंटेड एक्टर्स की एक ब्रीड उस वक्त आई थी। जब आप उनके साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं तो कहाँ पाते हैं आप अपने आप को? देखो, तो पहले तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने ऐसे कलाकारों के साथ काम किया। अभी तो बहुत आपने कम नाम लिए, लेकिन जितने कलाकारों के साथ मैंने काम किया, मेरी तो एक रिलेशनशिप उनके साथ बहुत अच्छी रही, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी पिक्चर हमने साथ में बनाई, दोस्ती की हैसियत से, हम प्यार की हैसियत से। आज भी हम उतनी ही वार्म से मिलते हैं, उतनी प्यार से मिलते हैं। आज हमारे बच्चे हो गए, आज हमारे बच्चे एक्टर बन गए, आज वो कलीग्स हो गए। तो कभी जब भी सोचता हूँ, जब मैं अभिषेक को देखता हूँ या अक्षय को देखता हूँ या जो भी मेरे सबके बच्चे और सबके बच्चों के साथ मैं काम भी कर रहा हूँ, इस बात की भी बड़ी खुशी है मुझे। कई लोग ये भी कहते हैं आप बहुत एरोगेंट हैं। बिल्कुल, मेरे हर अदा में एरोगेंस है, मेरे प्यार करने की अदा में भी एरोगेंस है। तो ये मेरा नेचर है, इट्स पार्ट ऑफ माई नेचर, आई कांट चेंज इट, बट आई डोंट हर्ट यू विद माई एरोगेंस। मैंने कई पेपर में बोला भी था कि मैं अगर किसी से बात करता हूँ, जो मेरा अगर घर में मेरा नौकर है, तो मैं से एरोगेंस से बात नहीं करता, मैं पूजा में अपनी एरोगेंस नहीं दिखाता, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर से एरोगेंस से बात नहीं करता। मगर अगर मैं एरोगेंट हूँ तो एक वो मेरा नेचर है। मैं आई डोंट वांट टू बी रूड टू यू इंटेंशनली, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। आखिरी सवाल आपसे, आपका कोई इतनी जल्दी आखिरी सवाल नहीं, आप अगर आप चलिए पूछिए। आपका कोई ड्रीम रोल जो आपको अभी तक सबसे अच्छा लगा हो, ये मुझे जो आप निभाना चाहते हैं? ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। ये जो लोग मीडिया पूछती है ड्रीम रोल, ये ड्रीम रोल होता क्या है? मुझे तो पता नहीं ड्रीम रोल क्या होता है। सिर्फ ड्रीम गर्ल पता है। हाँ, ड्रीम गर्ल पता है। नहीं रियली, कभी ड्रीम रोल तुम्हें पता ही नहीं मुझे। मैं जब कहानी सुनता मैं बोलता यार ये अच्छा, ये कैरेक्टर अच्छा है, इसमें तो करना चाहिए। वो तो आते रहता है। ऐसा ऐसी कोई रोल नहीं है, ऐसा कोई फिल्म नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ। और ये बात तो डेफिनेट है कि कोई किसी का काम किया हुआ पुरानी फिल्म की इमिटेशन या किसी की नकल, वो नहीं करना चाहता मैं। ऐसा लोग नहीं बोले कि देखो यार ऋषि कपूर उसकी नकल कर रहा है। आज तक तो किसी ने नहीं कहा कि मेरा इंडिविजुअल एज एक्टिंग स्टाइल हो या ना हो, बिकॉज मैं स्पॉन्टेनिटी में बिलीव करता हूँ, नेचुरल एक्टर हूँ मैं। तो मैं किसी की नकल नहीं करता, मैं किसी की तोहमत मेरे पे नहीं लगाई कि आपने इंटेंशनली किसी की एक्टिंग आपने कॉपी की है, तो मेरा है ही नहीं। मैं किसी की नकल करना चाहता हूँ ना मेरा कोई ड्रीम रोल है। ऋषि जी, यू आर अ वेरी थिंकिंग एक्टर, जिम्मेदार नागरिक हैं आप इस देश की। अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, एक एक्टर के अलावा एक देश के बहुत प्रोमिनेंट सिटीजन होने के नाते कभी देश के बारे में कभी कोई थॉट्स आपको आते हैं? कभी आपको लगता है कि आप कुछ लोगों से कहना चाहेंगे? कभी आपका दिल मचलता हो किसी चीज को लेके? कभी आपको लगता हो कि कुछ चीज हम अपने देश में बदलें, कुछ किया जा सके, विच somebody like you can do? देखिए, बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप कह रहे हैं, दुख इस बात की थी। मैं अभी हाल ही में कल परसों ही अमेरिका से आया हूँ, और मैं ये जो आपने प्रश्न पूछा, इम्पोर्टेंट प्रश्न, मैं ये देखता हूँ कि ये मुल्क इतना तरक्की कर रहा है, कर चुका है, कर भी रहा है। हम में उनमें क्या फ़र्क है? हम देखते हैं कि हमारे में वो एक क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हम में करप्शन बहुत बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार बहुत है हमारे बीच में। हमारे एक सिस्टम ही हो गया ये, और हम उसे कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उसे माफ़ भी कर देते हैं, और हम अपनी ज़िंदगी चलाते रहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आदमी को एहसास नहीं कि कैसे हमको इस मुल्क के लिए हमको करना है। अगर मॉरली हर आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, और तो आई टेल यू, हिंदुस्तान जैसा कोई मुल्क वर्ल्ड में नहीं हो सकता। वी आर नंबर 1 इन द होल वर्ल्ड। आज हर डिपार्टमेंट में, हर क्षेत्र में हिंदुस्तानी है अमेरिका में। डॉक्टर बोल दीजिए, साइंटिस्ट बोलिए, कंप्यूटर साइंस में बोलिए, जहां जाइए, और हर बड़े बड़े पोस्ट में हिंदुस्तानी है।
वो क्यों अपने वतन से दूर है कि वहां काम कर रहे, वो क्यों नहीं अपने वतन आ सकते? आना चाहते लेकिन हमारा सिस्टम गलत है। ये सिस्टम को बदलना है, वो बदल मैं अकेला तो कर नहीं सकता, लेकिन हाँ किसी ने अगर 100 मील चलना है तो एक कदम तो आगे किसी ने बढ़ाना है। तो हमें सब मिलके ये सोचना करना है। मैं नहीं जानता, मैं एक एक्टर हूं, मैं बहुत छोटी है, मेरी तो हैसियत भी नहीं है कुछ, लेकिन ये बात कह तो जरूर सकता हूं कि जब मैं देखता हूं दूसरे मुल्कों की तरक्की, तो मुझे इस बात का बड़ा बहुत क्या बोलता हूं शेमफुल लगता है कि हमारे अगर करप्शन ना होता तो हमारी देश कहाँ की कहाँ होती। एक और खास बात है, जब ये इंटरव्यू करने के लिए मैं जा रहा था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये सावधान किया, ये कहकर कि ऋषि कपूर बहुत मूडी हैं, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और अगर कई बार उन्हें आपकी कोई बात पसंद ना आए या आपका कोई सवाल पसंद ना आए तो वो तुरंत आपके सामने रिएक्ट कर देते हैं, इसलिए आप बहुत सावधानी से उनके साथ मिलिएगा। आपने नोट किया होगा, मैंने उनसे पूछा भी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बहुत एरोगेंट हैं, आप बहुत घमंडी हैं, और उन्होंने उस सवाल का बहुत अच्छे से जवाब भी दिया। लेकिन इस इंटरव्यू की जो सबसे बड़ी बात थी, जो खास बात थी, जिसको मैं कहूंगा कि ये उपलब्धि थी, वो ये कि इस पूरे इंटरव्यू को उन्होंने बहुत एंजॉय किया, और बहुत कम लोगों ने ऋषि कपूर को पूरे इंटरव्यू के दौरान इतना हंसते हुए और इतने अच्छे मूड में एंजॉय करते हुए, बातचीत करते हुए बहुत कम लोगों ने देखा है। और यही सबसे ज्यादा मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला था उसके बाद कि ऋषि जी ने इस इंटरव्यू को बहुत एंजॉय किया। और आपने ये भी देखा होगा, जब मैंने उनसे कहा कि ये आखिरी सवाल है तो उन्होंने कहा अभी इतनी जल्दी आखिरी सवाल, अभी और पूछिए। हालांकि मुझे भी नहीं पता था कि ये एक्चुअली उनके साथ आखिरी सवाल हो जाएगा और आज उनके मरने की खबर हम आपको इस तरह दे रहे होंगे। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सबको पूरी आजादी चाहिए। इस आजादी ने लोगों को बहुत सारे विकल्प दे दिए हैं, क्या खाया जाए, क्या पिया जाए, क्या देखा जाए, क्या सुना जाए, ये तय करना आसान नहीं है क्योंकि आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। लेकिन ऋषि कपूर साहब की बातों को सुनना एक बहुत ही अलग तरह का अनुभव था। वो जो भी बोलते थे लोग बहुत ध्यान से सुनते थे, जो काम करते थे लोग उसे पसंद करते थे, लोगों को इंतजार रहता था कि ऋषि कपूर का अब अगला काम, अगली फिल्म कौन सी आने वाली है। इसलिए इस आजादी के दौर में जब आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, तब भी ऋषि कपूर लगातार एक बहुत ही अच्छा कंटेंट जनरेट करते रहे, बहुत अच्छी फिल्में करते रहे, बहुत अच्छा काम करते रहे, और वो लगातार दुनिया को ये बताते रहे कि उनका कोई विकल्प हो नहीं सकता। जिस फिल्म की रिलीज के दौरान ऋषि कपूर ने मुझे ये इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का किरदार निभाया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय पर खुद दाऊद इब्राहिम ऋषि कपूर का फैन हुआ करता था। वर्ष 2016 में ऋषि कपूर के जीवन पर आधारित एक किताब आई थी जिसका नाम था खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर अनसेंसर्ड। इस किताब की लेखिका हैं मीना अय्यर। उन्होंने इस किताब में एक जगह लिखा है कि 1993 के मुंबई धमाकों से पहले दाऊद इब्राहिम ने ऋषि कपूर को एक बार फोन करके उनकी एक्टिंग की तारीफ की थी, क्योंकि तब ऋषि कपूर ने एक रोमांटिक फिल्म में दाऊद नाम का एक किरदार निभाया था। लेकिन शायद तब ऋषि साहब को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक दिन वो खुद दाऊद इब्राहिम का भी किरदार निभाएंगे। ऋषि कपूर जब फिल्मों में आए तब हिंदी सिनेमा में एंग्री यंग मैन यानी अमिताभ बच्चन की आंधी चल रही थी। एक्शन फिल्में बन रही थी लगातार एक के बाद एक। लेकिन ऋषि कपूर ने उस दौर में भी अपनी पहचान एक रोमांटिक हीरो की तौर पर बनाई। वो बहुत चार्मिंग थे, यानी वो लोगों को लुभाना जानते थे, अपने प्यार के जरिए लुभाना जानते थे। जिस दौर में अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेता क्रोध, बदले की आग और संघर्ष की कहानियां पेश कर रहे थे, उस दौर में ऋषि कपूर ने अपनी एक अलग जगह बनाकर रखी। और ऋषि कपूर अपने स्टाइल में लोगों को रोमांस का पाठ पढ़ाते रहे, एक लवर बॉय का पाठ पढ़ाते रहे, और उनकी हर फिल्म जो है वो एक अलग नजर आती थी उस दौर में भी। इसके बाद 1977 में एक और फिल्म आई। इस फिल्म का नाम था, आपको भी याद होगा, अमर अकबर एंथनी। इस फिल्म में अमर का किरदार विनोद खन्ना ने निभाया था, अकबर का किरदार ऋषि कपूर ने, और एंथनी का किरदार अमिताभ बच्चन ने निभाया था। अमर और अकबर दोनों ही इस दुनिया में अब नहीं हैं,
और सिर्फ एंथनी यानी अमिताभ बच्चन हमारे बीच में है, और मैं कहूंगा बहुत हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे बीच में है। हम बच्चन साहब की लंबी उम्र की कामना करते हैं और आज हिंदी सिनेमा की इस मशहूर तिगड़ी का जिक्र करते हुए हमें 2018 में आई अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की एक और फिल्म याद आ रही है। देखिए, ये कलाकार बहुत किस्मत वाले हैं कि जिंदगी ने इन्हें दोबारा सेकेंड इनिंग्स खेलने का मौका दिया। अमिताभ बच्चन को भी दिया और ऋषि कपूर को भी दिया। और एक जमाने में जब ये दोनों यंग हुआ करते थे, युवा हुआ करते थे, इन्होंने बहुत सारी फिल्में एक साथ की, लेकिन बाद में अपने एक अलग जब इनके एक किरदार ये निभाने लगे और उम्र के इस पड़ाव पर इन दोनों ने फिर से दोबारा एक साथ फिल्म की थी जिसका नाम था 102 नॉट आउट, और इसमें अमिताभ बच्चन ने ऋषि कपूर के पिता का किरदार निभाया था। उस समय भी ये दोनों लोग एक साथ आए थे और उन्होंने अपने दर्शकों को कुछ संदेश दिया था, वो आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। And here we have Naseeb. And the revolving restaurant. Wow. बड़े दिन बीत गए, बड़े साल बीत गए। 27 साल के बाद हम दोनों फिर काम कर रहे हैं। सर 44 साल से हम काम कर रहे हैं। 44 years. 44 years? Yes, sir. Wow. समय बीत गया यार। आप हो गए 65 के, मैं हो गया 76 का। मैं हो गया 75 का और आप हो गए 102 के। Oh, 102 not out. अभी हमने आपसे जिस किताब का, पुस्तक का जिक्र किया, उसमें एक और किस्सा आता है, और वो किस्सा ये है कि 70 के दशक में सुपरस्टार राजेश खन्ना एंग्री यंग मैन के तौर पर अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता से उतने परेशान नहीं थे, बल्कि वो ऋषि कपूर की लोकप्रियता से ज्यादा घबराते थे। ये वो जमाना था जब राजेश खन्ना सुपरस्टार थे और अमिताभ बच्चन उन्हें चुनौती दे रहे थे। कथित तौर पर वो ऐसा मानते थे कि रोमांटिक हीरो के तौर पर राजेश खन्ना यानी उनकी जगह सिर्फ ऋषि कपूर ले सकते हैं, क्योंकि एक तो ऋषि कपूर हैंडसम बहुत हैं और दूसरा वो राजेश खन्ना से 10 साल छोटे हैं, यानी उनके पास समय बहुत है। तो सोचिए, राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार भी अपने सामने जो चैलेंज देखता था, जो चुनौती देखता था, वो ऋषि कपूर को अपनी चुनौती मानते थे, अमिताभ बच्चन को नहीं। ऋषि कपूर ने अपना ये चार्म बरसों तक कायम रखा और जब उन्होंने रोमांटिक हीरो वाले किरदार करने बंद कर दिए, तब उन्होंने खुद को नए दौर के सिनेमा के लिए तैयार किया। ये बात आप सबको ये सिखाती है कि समय के साथ साथ बदलते रहना चाहिए, नई चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, और चाहे उम्र आपकी कितनी भी बढ़ जाए, अपने आप को हमेशा नए बदलाव के लिए ओपन रखना चाहिए, खुला रखना चाहिए, और चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए। ऋषि कपूर चुनौतियों से कभी नहीं घबराते थे, इसलिए कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी आखिरी दम तक उनके हौसले को तोड़ नहीं पाई। हमारे पास ऋषि कपूर का एक और वीडियो है। यह वीडियो इसी वर्ष के फरवरी महीने का है, इसी साल का, जब ऋषि कपूर दिल्ली में आए थे और बीमार हो गए थे। इसके बाद उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस वीडियो में ऋषि कपूर को आप अस्पताल के बिस्तर पर देख सकते हैं और इस दौरान एक युवक उनके पास आकर उनकी ही एक फिल्म का गाना गा रहा है। यह युवक इसी अस्पताल का कर्मचारी है। इस वीडियो में कैंसर के खलनायक से लड़ते एक नायक की भावुक करने वाली तस्वीर है। आप पहले ये पूरा वीडियो देखिए और फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तेरे दर्द से दिल वाद रहा, तेरे दर्द से दिल वाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, तेरे दर्द से दिल वाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। बहुत तरक्की करो, सफलता प्राप्त करो, मेहनत करो। देखो, शोहरत, नाम, ये सब आता है मेहनत के बाद। जब तक मेहनत और थोड़ी किस्मत साथ देगी तो पर अपने आप पेड़ों पर लगेंगे। बस उसकी ये एक गांठ बात रखना। ये वीडियो इसी साल फरवरी का है और अब हम अप्रैल में हैं, और फरवरी में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ ही महीनों के बाद ऋषि कपूर नहीं रहेंगे। जिंदगी हमेशा ऐसे ही धोखा देकर जाती है और मृत्यु कभी भी लेट नहीं होती, हमेशा समय पर आती है। और एक बात और भी है, मृत्यु फिल्में नहीं देखती, इसलिए
उसे आम इंसान में और किसी सुपरस्टार में फर्क करना नहीं आता। मृत्यु क्रिकेट के मैच नहीं देखती, फुटबॉल के मैच नहीं देखती, इसलिए वो ये भी फर्क नहीं कर पाती कि कौन बहुत बड़ा स्पोर्ट्स स्टार है और कौन आम इंसान है। और मृत्यु को ये भी नहीं पता होता कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, किसकी क्या जाति है और किसका क्या धर्म है। वो हमेशा समय पर आ जाती है। इसलिए जीवन हमेशा धोखा देता है और मृत्यु हमेशा समय पर आती है, किसी को भी धोखा नहीं देती। यहां पर आपने एक बात और सुनी होगी, और सारे जो युवा हैं जो हमें देख रहे हैं, उन्हें ऋषि कपूर से एक बात सीखनी चाहिए जो वो कहकर गए हैं, वो ये कि हमेशा मेहनत करिए, परिश्रम के बिना आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। बहुत सारे जो युवा हैं जो स्टारडम चाहते हैं, जो बड़े स्टार बनना चाहते हैं, खुद ऋषि कपूर की तरह, उनके लिए भी वो यही कहकर गए हैं कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, थोड़ी सी किस्मत और ढेर सारी मेहनत किसी को भी सफल बना सकती है। और यही ऋषि कपूर के जीवन का सार भी है, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत से कभी मुंह नहीं मोड़ा और काम के प्रति उनकी ईमानदारी में कभी कोई कमी नहीं आई। हालांकि वो बहुत सारे शॉर्टकट्स अपना सकते थे, क्योंकि वो कपूर खानदान में पैदा हुए थे, बहुत बड़े फिल्मी खानदान में पैदा हुए। उनके पिता बहुत बड़े कलाकार थे और ऋषि कपूर चाहते तो कम मेहनत भी कर सकते थे, तब भी चल जाता। इस वीडियो में जो युवक आपको गाना गाते हुए दिखाई दे रहा है, आज हमने उस युवक को भी ढूंढ निकाला। उस युवक का नाम है धीरज कुमार सानू। आज हमने धीरज से बात की और इसने ऋषि कपूर के साथ अपनी मुलाकात को लेकर क्या कहा, ये भी आज हम आपको सुनवाना चाहते हैं। मैं जैसे ही गया, उन्होंने पूछा मेरा नाम, तो मैंने अपना नाम बताया उनको, धीरज कुमार सानू। तो वो हंस के बोले, वाह बेटा क्या नाम है तुम्हारा? धीरज कुमार सानू। कुमार सानू तो सिंगर हैं, तो आप मेरे फैन हो तो कोई आप भी गाते हो? मैंने कहा सर गाता तो नहीं हूँ, बस बचपन से मेरी चाह थी कि मैं सिंगर बनूं और आपसे मिलने की चाह थी। तो उन्होंने बोला कि बेटा कोई सॉन्ग सुना दो, अगर तुम्हारा नाम कुमार सानू है तो कोई सॉन्ग सुना दो कुमार सानू जी का। मैंने कहा सर मैं आपको दीवाना मूवी का सॉन्ग सुनाता हूँ, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। तो मैंने सुनाया उनको, तो वो भावुक हो पड़े। अच्छा, भावुक होने के बाद उन्होंने मेरे को बोला, बेटा मेरा आशीर्वाद है, तुम मेहनत करो, तरक्की करो, सफलता की राह पर चलते रहो हमेशा, और अच्छाई का साथ दो, बेईमानी का साथ नहीं दो। और वो उनकी आंखों से आंसू भी निकल गए थे मैम। तो ये जो लड़का है, ये हमेशा ऋषि कपूर की इन बातों को याद रखेगा और हम चाहते हैं कि आप सब भी इन बातों को हमेशा याद रखें, भूलें नहीं। कहते हैं दुनिया बहुत छोटी है, जिंदगी के सफर में अक्सर लोग एक दूसरे से बार बार मिलते हैं, टकरा जाते हैं। हालांकि अब ऋषि कपूर से हम कभी भी दोबारा नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ वर्ष पहले एक ऐसी घटना मेरे साथ भी हुई थी जिससे मुझे एहसास हुआ कि दुनिया वाकई कितनी छोटी भी है और असली लोकप्रियता किसी भी व्यक्ति की क्या होती है, उसके पैमाने क्या होते हैं। इस इंटरव्यू से करीब 1 वर्ष पहले मैं अमेरिका के न्यूयॉर्क में था। उस दौरान मैं जिस टैक्सी में सफर कर रहा था, उसी टैक्सी में मुझसे थोड़ी देर पहले ऋषि कपूर साहब और उनकी पत्नी नीतू कपूर ने यात्रा की थी। और उस टैक्सी का ड्राइवर एक पाकिस्तानी था और उस पाकिस्तानी ड्राइवर ने ही मुझे यह बताया कि कुछ देर पहले ऋषि कपूर उसकी टैक्सी में बैठे थे। इसका जिक्र जब मैंने ऋषि कपूर साहब से किया तो उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ और ऐसे ही किस्से सुनाए। लेकिन न्यूयॉर्क में इतना दूर, भारत से इतना दूर, पाकिस्तान का जो ड्राइवर था वो ऋषि कपूर को मिलने के बाद इतना रोमांचित था, इतना खुश था, जिससे यह पता चलता है कि ऋषि कपूर की जो लोकप्रियता थी वो कितनी जबरदस्त थी। और यही बात मैंने ऋषि कपूर से, जब मुझे मौका मिला उस इंटरव्यू में, ये बात मैंने उनके साथ शेयर भी की थी। मैं लास्ट ईयर न्यूयॉर्क गया था, तो वहाँ मैं एक लीमो में बैठा और पाकिस्तानी आदमी चला रहा था। तो उसने मुझे बताया कि आप कहाँ से? मैंने कहा जी मैं इंडिया से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। तो कहने लगा आज मेरी किस्मत बड़ी अच्छी, सारे इंडिया के अच्छे लोग मेरी गाड़ी में बैठ रहे हैं। तो मेरे से ठीक पहले आप और नीतू जी उसकी गाड़ी में बैठ के गए थे मैसीज से। उसने कहा कि वो डिपार्टमेंटल स्टोर है, मैंने उनको वहाँ से पिक किया था, फिर होटल छोड़ा और अभी थोड़ी देर पहले गए और उसने आपका शायद ऑटोग्राफ भी लिया था। अच्छा। पाकिस्तानी आदमी था, खुश हो रहा था। आपसे ये बताऊं, जितने टैक्सी ड्राइवर है, अगर 10 बार अगर गाड़ी में बैठा हूं तो 8 बार या 8.5 या 9 बार लोगों ने पैसे नहीं लिए। वो कभी इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, पैसे नहीं लिए मैं बोलता हूँ, रोंगटे खड़े हो गए मेरे। आप लोग इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, रोंगटे खड़े हो गए। पाकिस्तानी ओके, इतना खुश होते हैं, इतना प्यार है उन्हें हमसे। ये जैसे हमने पिक्चर बनाई थी हिना,
हमने कहा था हमारी ज़मीनें बटी हुई हैं, हमारे दिल नहीं बटे। हम अभी तक हमारा जो एकता है वो हम अभी भी हैं वैसे। कभी कोई टैक्सी ड्राइवर पैसा नहीं लेता, कोई अपने आप को इतना प्यार देते हैं, इतनी खुश होते हैं कि आपकी बोलते हैं कि हमने तो वही अपने बचपन से आपको पिक्चर में देख रहे हैं, आज आपको रूबरू यहाँ गाड़ी में देख लिया, अरे ये क्या होता है, आपको गाड़ी में बैठाने से क्या पैसे लेने आपसे नहीं। इट मूव्स यू नो, रियली वेरी टचिंग। तो ऋषि कपूर जैसे जो अभिनेता होते हैं वो कभी आउट नहीं होते, वो हमेशा नॉट आउट रहते हैं, और ऋषि कपूर आज भी नॉट आउट हैं। आज ऋषि कपूर को अंतिम विदाई देने वालों में उनके परिवार के कुछ सदस्य और उनके कुछ करीबी मित्र ही शामिल थे, क्योंकि लॉकडाउन के नियमों की वजह से ज्यादा लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते थे। ऋषि कपूर एक बहुत बड़े स्टार थे, उनके करोड़ों चाहने वाले थे, लेकिन आज सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर कोई उनकी अंतिम यात्रा का हिस्सा बन नहीं पाया। चाहते हुए भी लोग नहीं आ पाए। उनके करोड़ों फैंस ने उन्हें सोशल मीडिया पर ही श्रद्धांजलि दी, और हैरानी की बात यह है कि ऋषि कपूर को लोगों से घुलना मिलना बहुत पसंद था। वो अक्सर दोस्तों और परिवार वालों के साथ समय बिताते थे, पार्टी करते थे, और लोग कहते हैं कि वो यारों के यार थे। लेकिन जिस ऋषि कपूर को सोशल होना इतना ज़्यादा पसंद था, आज उनकी अंतिम यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो पाए। लेकिन जीवन की ये बहुत बड़ी विडंबना है और विरोधाभास भी है कि यही ऋषि कपूर 3 वर्ष पहले इस बात पर बड़े नाराज हुए थे जब अभिनेता विनोद खन्ना के निधन पर कुछ बड़े फिल्म स्टार्स उनके अंतिम संस्कार के समय नहीं पहुंचे थे। जैसा हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, विनोद खन्ना के साथ ऋषि कपूर ने काम किया था फिल्मों में, और उनकी बहुत मशहूर फिल्म है अमर अकबर एंथनी। ये अप्रैल 2017 के ट्वीट्स हैं जो अब हम आपको दिखा रहे हैं, पढ़कर बता रहे हैं, जिनमें ऋषि कपूर का गुस्सा आपको दिखाई देगा। तब उन्होंने लिखा था कि विनोद खन्ना के अंतिम संस्कार में आज की पीढ़ी का कोई भी बड़ा फिल्म स्टार नहीं आया, ये शर्मनाक बात है। और फिर उन्होंने आगे लिखा कि आजकल के तथा कथित स्टार्स पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। ये सब देखकर उन्होंने खुद के लिए भी तब ये कहा था कि जब उनकी मौत होगी तो उन्हें भी तैयार रहना चाहिए कि कोई उन्हें कंधा देने वाला नहीं होगा। ऋषि कपूर ने इन ट्वीट्स में यह भी बताया था कि एक दिन पहले फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे एक बड़े स्टार की पार्टी में दिखे थे, एक बड़े स्टार की पार्टी में गए थे, लेकिन अगले दिन विनोद खन्ना के अंतिम संस्कार के समय इनमें से बहुत सारे लोग नहीं आए। यानी ये जो फिल्मी दुनिया है ये भी बड़ी अजीब है। ये लोग पार्टीज में तो जाते हैं लेकिन किसी की अंतिम यात्रा में नहीं जाते, और कई बार कहते हैं कि इंसान जो कहता है वो कई बार सच हो जाता है। और आज सोचिए 3 साल पहले जो ऋषि कपूर ने बात कही थी वो मजबूरी में ही सही लेकिन सही हो गई। तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि ऋषि कपूर साहब जब जाएंगे तो ऐसे समय में जाएंगे जब पूरे देश में लॉकडाउन होगा, पूरी दुनिया में लॉकडाउन होगा और कोई बाहर नहीं निकल पाएगा। हम आपको 2017 की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब विनोद खन्ना के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ऋषि कपूर पहुंचे थे। ऋषि कपूर ने तब कहा था कि एक अभिनेता किस लिए काम करता है, क्या उसे अंतिम विदाई और सम्मान भी नहीं दिया जा सकता। ये 2017 की तस्वीर है। अपने दोस्त विनोद खन्ना को अंतिम विदाई देने के लिए ऋषि कपूर तब पहुंचे थे। लेकिन ये भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऋषि कपूर के इतने सारे दोस्त हैं फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन वो आज लॉकडाउन की वजह से उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने ऋषि कपूर को अपनी अंतिम यात्रा के दौरान अकेला ही छोड़ दिया। विनोद खन्ना के लिए उन्होंने कहा था कि जिस व्यक्ति ने 4 दशकों तक फिल्मों में काम किया, 40 साल तक फिल्मों में काम किया, 150 से ज्यादा फिल्में की, उसे अंतिम विदाई देने के लिए भी लोग नहीं पहुंचते, तो इससे ज्यादा दुख की बात क्या होगी। यह अजीब संयोग है कि 3 वर्ष पहले विनोद खन्ना का निधन भी अप्रैल के महीने में ही और गुरुवार के दिन ही हुआ था। ऋषि कपूर का निधन भी अप्रैल के महीने में और गुरुवार के दिन ही हुआ है। विनोद खन्ना और ऋषि कपूर दोनों को ही कैंसर था और दोनों की ही मौत मुंबई के एक ही अस्पताल में हुई। दोनों की मौत जिस उम्र में हुई उसमें भी ज्यादा अंतर नहीं है। विनोद खन्ना का निधन 70 वर्ष की उम्र में हुआ तो ऋषि कपूर 3 साल पहले चले गए 67 वर्ष की उम्र में। विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन की जोड़ी अमर अकबर एंथनी के नाम से जानी जाती है। इसमें अमर यानी विनोद खन्ना, अकबर यानी ऋषि कपूर अब इस दुनिया में नहीं रहे।
ये कोरोना काल की त्रासदी है कि जिस व्यक्ति के करोड़ों फैंस हैं, करोड़ों चाहने वाले हैं, उस व्यक्ति को अंतिम संस्कार देने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए फैंस तो क्या, उसके करीबी परिवार वाले भी नहीं पहुंच पाए। आज ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार में उनकी बेटी रिद्धिमा चाहकर भी शामिल नहीं हो पाई क्योंकि वो दिल्ली में थी और लॉकडाउन के बीच दिल्ली से मुंबई जाना बहुत मुश्किल था। ऋषि कपूर को अंतिम विदाई देने के लिए सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो पाए। इसी तरह कल इरफान खान के अंतिम संस्कार में भी सिर्फ 12 लोग मौजूद थे। खुद इरफान खान अपनी मां के अंतिम संस्कार में 5 दिन पहले शामिल नहीं हो सके थे, जिनका निधन इरफान के निधन से 4 दिन पहले हुआ था। यह भी इत्तेफाक है कि ऋषि कपूर भी अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे। अक्टूबर 2018 में उनकी मां की मृत्यु हुई थी, तब वो न्यूयॉर्क में कैंसर का इलाज करवा रहे थे और तब वो आ नहीं पाते थे। ये जीवन के अलग अलग किस्से हैं, ये जीवन की डायरीज हैं। आपने ऋषि कपूर का वो वीडियो देखा है जिसमें वो हॉस्पिटल के बेड पर अपने एक प्रशंसक से गाना सुन रहे थे। यही ऋषि कपूर की जिंदा दिली थी और इसी से जुड़ी एक और कहानी हम आपको आज बताना चाहते हैं। ये कहानी देश के पूर्व वित्त मंत्री और स्वर्गीय अरुण जेटली से जुड़ी है। ऋषि कपूर और अरुण जेटली दोनों ही कैंसर से पीड़ित थे और पिछले साल ऋषि कपूर न्यूयॉर्क के जिस हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे थे, वहीं पर अरुण जेटली का भी इलाज चल रहा था। आज अरुण जेटली के पुत्र रोहन जेटली ने एक ट्वीट किया है। ये बताया है कि न्यूयॉर्क में इलाज के दौरान अरुण जेटली को ऋषि कपूर खूब हंसाते थे। अरुण जेटली का पिछले वर्ष अगस्त में निधन हो गया था और आज ऋषि कपूर भी दुनिया से चले गए और दोनों को ही कैंसर था। ऋषि कपूर का परिवार करीब 100 वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इनमें कभी कोई राजनीति में नहीं आया, इनमें से कोई भी। ऋषि कपूर का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो बोलने से कभी हिचकिचाते नहीं थे। जो मन में था वो बोल देते थे, जबकि हमारे जो बाकी कलाकार हैं वो ऐसा नहीं करते। वो हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहते हैं और यही ऋषि कपूर की सबसे खास बात थी कि वो बेबाक थे। उन्हें किसी का डर नहीं था, उन्हें राजनीति से कोई लगाव नहीं था, ना ही किसी पद की लालसा थी। उन्हें राज्यसभा की सीट नहीं चाहिए थी, उन्हें सरकारी बंगला नहीं चाहिए था। वो सिर्फ अपने मन की बात करते थे। कई बार जब देश में असहनशीलता की बात हुई, अवार्ड वापसी गैंग सामने आया, तो ऋषि कपूर ने इसका जबरदस्त विरोध किया। यानी अगर आप हमारी भाषा में कहें तो वो सच्चे राष्ट्रवादी थे, देशभक्त थे। वो सीधी बात करते थे और सच्चे मायने में देशभक्त थे। 2019 में जब ऋषि कपूर न्यूयॉर्क में कैंसर का इलाज करवा रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी की टीम चुनाव जीतकर दूसरी इनिंग्स की शुरुआत कर रही थी, तब न्यूयॉर्क से ऋषि कपूर ने प्रधानमंत्री और उनकी टीम से अनुरोध किया था कि वो अगले 5 साल मुफ्त शिक्षा, मेडिकल सुविधाएं और पेंशन जैसे मुद्दों पर काम करें। और ऋषि कपूर ने यह भी कहा था कि ये काम कठिन तो है, लेकिन अभी से शुरुआत करेंगे तो एक दिन जरूर हम इसे पूरा कर पाएंगे। ऋषि कपूर देश के मुद्दों पर हमेशा अपनी राय रखते थे, देशभक्ति में किए गए फैसलों को पूरा समर्थन किया करते थे। हम आपको 1 महीने पहले का एक और वीडियो दिखाते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था तो ऋषि कपूर ने इसका भरपूर समर्थन किया था। जनता कर्फ्यू के दिन कोरोना फाइटर्स के लिए ऋषि कपूर पूरे जोश के साथ अपनी बालकनी में आए थे और थाली बजा रहे थे। ये 22 मार्च 2020 की तस्वीरें हैं जिसमें ऋषि कपूर और उनकी पत्नी मुंबई में अपने घर की बालकनी में आपको दिख रहे हैं। देश के आम लोगों की तरह ऋषि कपूर भी कोरोना के संकट से मिलकर लड़ने का अपना संकल्प दिखा रहे थे। लेकिन किसे पता था कि 1 महीने पहले इतने स्वस्थ दिख रहे ऋषि कपूर अचानक से चले जाएंगे। जब मेडिकल और पुलिस की टीमों पर हमले और पथराव की खबरें आ रही थीं इस दौरान, तब भी ऋषि कपूर बहुत चिंतित थे और ट्विटर पर ऋषि कपूर का आखिरी ट्वीट इसी मुद्दे पर था। उनका आखिरी ट्वीट 2 अप्रैल को उन्होंने किया था और लोगों से अपील की थी कि डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ और पुलिस कर्मियों पर पथराव और हिंसा न करें, क्योंकि आपको बचाने के लिए ये लोग अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने लिखा था, हमें इस कोरोना युद्ध को एक साथ जीतना होगा। और मेरे ख्याल से यही आप सबके लिए उनका आखिरी संदेश है। अब सोचिए, एक व्यक्ति जो कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रहा था, उसने अपने अंतिम वक्त में भी देश के बारे में सोचना नहीं छोड़ा। यह दुर्भाग्य की बात है कि जब कोरोना से युद्ध में भारत को जीत मिलेगी, उससे पहले ही जीवन के युद्ध में ऋषि कपूर हार गए। यानी जब भारत जीतेगा कोरोना युद्ध से, इस युद्ध में जब आप सब जीतेंगे, तो उस जीत को देखने के लिए ऋषि कपूर यहां नहीं होंगे। ऋषि कपूर के जीवन से और क्या सीख सकते हैं आप?
ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। ऋषि कपूर के जीवन से आप सीख सकते हैं कि आपको सच से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और जो बात आपके दिल में है वही आपके जुबान पर होनी चाहिए। वो किसी मुद्दे पर खुलकर बोलने से हिचकते नहीं थे और इतने सकारात्मक भी थे कि 2018 में कैंसर का पता चलने के बाद भी और इलाज के दौरान भी उन्होंने कभी ऐसा जाहिर नहीं होने दिया कि वो जीवन की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो खुद भी हंसते थे, दूसरों को भी हंसाते थे। उनकी पॉजिटिविटी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऋषि कपूर की दूसरी खास बात थी वो जीवन की सच्चाई को समझने वाले लोगों में थे। वो अपनी शर्तों पर जीवन जीते थे। जब उन्हें पता चला कि एक्टर के तौर पर उनका जमाना अब निकल गया तो उन्होंने खुद ही स्वेच्छा से फिल्मों से दूरी बना ली। आजकल तो आपने देखा होगा लोग अपनी कुर्सी से चिपक कर रहते हैं, रिटायर होने के बारे में सोचते ही नहीं, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से फिल्मों को अलविदा कह दिया था। वो दूसरे कलाकारों की तरह डिप्रेशन या नकारात्मकता से घिरे नहीं, लेकिन बाद में एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने खुद को बदल लिया और अपनी दूसरी पारी में एक स्टार से एक एक्टर बनने का सफर शुरू किया और अभी भी उनका यह सफर चल रहा था। तीसरी खास बात यह है कि वो रिश्तों में बड़े ईमानदार थे। वो सीधी और साफ बात करते थे, गलतियों को स्वीकार करने में संकोच नहीं करते थे। शादी के बाद उनकी पत्नी नीतू सिंह ने फिल्मों से संन्यास ले लिया था, जबकि वो उस वक्त की टॉप हीरोइंस में से एक थी। ऋषि कपूर ने तब यह माना था कि वो पुरुषवादी सोच से ग्रसित हैं, जिस सोच से वो बहुत वर्षों के बाद आजादी पा सके। ऋषि ये बात खुले तौर पर कहते भी थे कि सख्त पिता होने की वजह से उनके बेटे रणबीर कपूर के साथ उनके रिश्ते दोस्त जैसे कभी नहीं रहे और वो कहते थे मैं दोस्त नहीं हूं, मैं बाप हूं। ऋषि कपूर के व्यक्तित्व की एक और खास बात यह कि वो बिल्कुल मौलिक थे। वो कभी किसी की नकल नहीं करते थे। ना तो उन्होंने अपने पिता राज कपूर की शैली को हावी होने दिया अपने ऊपर और ना ही अपने दौर के सबसे बड़े स्टार अमिताभ बच्चन को उन्होंने कभी कॉपी करने की कोशिश की। वो अमिताभ बच्चन नहीं थे और ना ही वो अमिताभ बच्चन बनना चाहते थे। वो ऋषि कपूर थे और ऋषि कपूर की तरह ही रहना चाहते थे। अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक किस्सा ऋषि कपूर ने एक बार शेयर किया था जब उन्हें बॉबी फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। उसी साल अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर भी आई थी। ऋषि कपूर के मुताबिक अमिताभ बच्चन बेस्ट एक्टर के अवार्ड की आस लगाए बैठे थे। उन्हें यकीन था कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड उन्हें ही मिलेगा, लेकिन यह अवार्ड उन्हें मिला नहीं क्योंकि ऋषि कपूर ने वो अवार्ड 30,000 रुपए में खरीद लिया था। अब आप सोचिए कौन ऐसा स्टार होगा जो ये बता भी देगा कि उसने ये अवार्ड खरीदा है, लेकिन ऋषि कपूर ऐसे ही थे। ऋषि कपूर ने सबसे ऊपर देश प्रेम को रखा। वो हमेशा देश के हित की बात करते थे और इसके लिए सिस्टम को बदलना भी चाहते थे। इसका जिक्र उन्होंने मुझे दिए इंटरव्यू में भी किया। ऋषि कपूर ने खुलकर प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन किया, उन्हें एक मजबूत प्रधानमंत्री और वर्ल्ड लीडर माना। ऋषि कपूर को इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे। अक्सर फिल्म स्टार्स अपनी राजनीतिक पसंद को जाहिर नहीं होने देते, लेकिन ऋषि कपूर ऐसे नहीं थे। अपनी पसंद नापसंद को जाहिर करने में कभी पीछे नहीं हटे और न ही उन्हें कभी भारत माता की जय कहने में कोई शर्म आई। यहां पर हम 3 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कोरोना वायरस ने कैसे जन्म और मृत्यु की प्रथाओं को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। अब कोई भी मृत व्यक्ति सिर्फ एक मृत शरीर बनकर रह जाता है, जिसे उसके अपने भी हाथ नहीं लगा सकते, एक बार भी उसे गले नहीं लगा सकते। इस विडंबना का विश्लेषण इस ब्रेक के बाद करेंगे। नगर आएंगे, जम्मू कश्मीर आएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो पर यहाँ के हालात क्या है। न्यूज़ में देख रहे हैं आजकल आता रहता है कश्मीर के बारे में। इतनी सेफ जगह है, इतने अच्छे रोड, इतना क्लीन। आप दिल्ली से यहाँ घूमने के लिए आ गए, क्यों? यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि जैसे वहाँ प्रोजेक्ट किया जाता है, न्यूज़ वगैरह में दिखाया जाता है कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। He questions those in power. चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन, कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूँ, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूँ। He questions those in protests. हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलने आए हैं। कानून की कॉपी लेकर आया हूँ ताकि मैं इनको पढ़ के बता सकूँ कि इस कानून में क्या लिखा हुआ है। कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं। From global battlefields. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। To political war zones. देखो
ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है। He personifies the DNA of Z News. The genuine efforts made by Z News, particularly editor-in-chief of Z News and staff, needs appreciation as they have tried their level best to bring the actual truth on surface. डिबेट इस पर है। एक कोर्ट डिसाइड करे। He believes in the business of profit. स्टॉक्स फोकस में बनते हैं और शेयरों में और ज्यादा डरना चाहते हैं। He believes the world is one. Today, the world's most populous beacon farm in the Neophis National Carrier. This virus, remember, He rules India's prime time. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the sum and substance of Indian media. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। वर्ष 2013 में एक फिल्म आई थी डी डे, और इस फिल्म में इरफान खान और ऋषि कपूर दोनों ने एक साथ काम किया था और दोनों ही अब हमारे बीच नहीं है। डी डे का मतलब होता है जिस दिन कोई महत्वपूर्ण मिशन शुरू होता है या फिर कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है। कल इरफान खान का निधन और आज ऋषि कपूर का निधन। ऐसा लग रहा है कि मृत्यु अपने किसी मिशन पर निकली हुई है। तुम समझदार लगते हो। बात करते हैं, चलो। वो एक फोन करना था। क्यों? 2 बार उठाया ना तुमको? अब में से कोई सौदा करने वाला दिखता है? अरे बिकते तो सभी हैं, कुछ पैसों से तो कुछ जज्बात से। अब तुम ही ले लो। आज दिन भर लोग इस सीन के बारे में बात करते रहे और दिन भर ये सीन भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहा, क्योंकि बड़ा अजीब लग रहा था कल इरफान खान का जाना और आज ऋषि कपूर का जाना, और उन दोनों को एक साथ आज इस तरह से देखना। इसीलिए कहते हैं कि जो कलाकार होते हैं, इरफान जैसे कलाकार, ऋषि कपूर जैसे कलाकार, ये कभी आउट नहीं होते, ये हमेशा नॉट आउट रहते हैं, क्योंकि ये अपने काम के जरिए आपके और हमारे साथ ऐसे ही हमेशा बने रहेंगे। आप हमेशा उनके काम को ऐसे ही देखते रहेंगे। और इसको देखने के, जैसा कल भी हमने आपको कहा था, 2 तरीके हैं। एक ये कि जब जन्म हुआ, क्या उसी समय ये नियति लिख दी गई थी कि जिस दिन इनका जन्म हुआ है वो भी निश्चित है और जिस दिन इनकी मृत्यु होगी वो भी निश्चित है। जन्म लेते ही पता चल गया था कि इरफान खान की किस्मत में ये लिखा है कि वो इस दिन जाएंगे और ऋषि कपूर भी उससे अगले दिन चले जाएंगे। या फिर आप ये मानिए कि इन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी और अचानक इनके शरीर में एक टेक्निकल ग्लिच आया। अगर आप डॉक्टरों की भाषा में बात करें, वैज्ञानिकों की भाषा में बात करें, तो शरीर एक इंजन की तरह है। इसमें एक टेक्निकल ग्लिच आया और ये इंजन रुक गया, लेकिन इनमें से किसी की भी मृत्यु हुई नहीं है। ये हमेशा जीवित रहेंगे, इनकी आत्माएं हमेशा जीवित रहेंगी। इनके जो काम है, जो इन्होंने काम करके जो गए हैं, वो हमेशा जीवित रहेगा आपके और हमारे बीच। इरफान खान के जनाजे में सिर्फ 12 लोग आए। ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग शामिल हुए। उन्हें इतनी ही इजाजत मिली, यानी कोरोना वायरस के सामने हर कोई मजबूर है। अंतिम संस्कार भी कैसे होने लगे हैं।
अंतिम संस्कार भी अब अकेलेपन से भरे होते हैं। पूरी दुनिया में मृत लोग अब सिर्फ एक शरीर बनकर रह गए हैं। परिवार का कोई सदस्य भी अब मरने वाले के शरीर को गले नहीं लगा सकता, छूकर अंतिम स्पर्श की अनुभूति नहीं कर सकता। यानी इंसानी भावनाओं के बीच भी कोरोना वायरस की दीवार आ गई है। वैसे तो शरीर नश्वर होता है, लेकिन जिन शरीरों में हम जीवन भर सांस लेते हैं उसकी ये नियति दिल तोड़ने वाली है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने इस दर्द को महसूस किया होगा कि कैसे पल भर में आपका कोई दोस्त, आपके परिवार का कोई सदस्य, जो कि आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपका पिता हो सकता है, पुत्र हो सकता है, भाई हो सकता है, वो कुछ सेकंड में एक शव बन जाता है। बाकी सब लोग उसे एक डेड बॉडी कहकर पुकारते हैं, जबकि आपके लिए वो आपका अपना होता है। आप उसे अपने उस रिश्ते के नाम से बुलाना चाहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति पल भर में एक डेड बॉडी बन जाता है। लोग कहते हैं अब बॉडी को ले जाइए, लेकिन आपके लिए वो बॉडी नहीं है, आपके लिए वो आपका अपना है। कई लोगों के लिए जीवन के साथ साथ अंतिम यात्रा भी अब अकेलेपन का नाम बन गई है, और अंतिम बार अलविदा कहने की रस्में भी पहले से बहुत छोटी हो गई हैं। हमने कभी सोचा नहीं था, हम सोचते थे कि फिल्में 3 घंटे से 1.5 घंटे की हो गई हैं, क्रिकेट के मैच 50 ओवर से 20 ओवर के हो गए हैं, सब कुछ 2020 स्टाइल में चलता है। न्यूज चैनल्स में भी अगर आप देखें तो अब लगातार छोटी खबरें आपके पास आती हैं, फास्ट न्यूज आप देखना पसंद करते हैं। सब कुछ तेजी से बदल रहा है, सब कुछ छोटा हो रहा है, लेकिन अंतिम संस्कार और अंतिम यात्रा भी इतनी छोटी हो जाएगी ये सोचा नहीं था। हिंदुओं के अंतिम संस्कार सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए किए जा रहे हैं। मृत लोगों की अस्थियां विसर्जन के लिए अब लंबा इंतजार कर रही हैं। मुस्लिम और ईसाई धर्म में, इस्लाम और ईसाई धर्म में शव को दफनाने की परंपरा है, लेकिन यह परंपरा भी अब बदलने लगी है। इन धर्मों में जब किसी के शव को दफनाया जाता है तो बहुत सारे लोग मिलकर बहुत सलीके से धीरे धीरे ताबूत को कब्र में उतारते हैं। ताबूत को उतारा जाता है कब्र में, पटका नहीं जाता, फेंका नहीं जाता। ताबूत बहुत भारी होते हैं, लेकिन लोगों की संख्या कम होने की वजह से अब इन भारी ताबूतों को धीरे धीरे उतारने के बजाय सीधे कब्र में धक्का दे दिया जाता है, क्योंकि इतने लोग ही नहीं हैं जो इस भारी ताबूत को धीरे धीरे कब्र में उतारें। अमेरिका जैसे देशों में तो अंतिम संस्कार को लेकर नियम बहुत कड़े हो गए हैं। वहां शवों को एक नहीं बल्कि 2-2 बॉडी बैग्स में बंद किया जाता है, और फिर शव का चेहरा भी फेस मास्क से ढका जाता है। यानी अब लोग अपने मरने के बाद भी अंतिम संस्कार भी फेस मास्क लगाकर कर रहे हैं। 50-60 साल के वैवाहिक जीवन के बाद भी लोग अंतिम संस्कार के दौरान अपने मृत जीवन साथी को गले तक नहीं लगा पा रहे, और लाश को भी अब एक मास्क पहनाया जाता है। बहुत सारे देशों में तो अब अंतिम संस्कार को ऑनलाइन देखने की व्यवस्था कर दी गई है। यानी अगर आपको किसी को श्रद्धांजलि देनी है तो ऐसा आप अपने घर पर रहते हुए भी कर सकते हैं। इसी तरह इस दौरान जिन बच्चों का जन्म हो रहा है उनके चेहरों को पैदा होते ही फेस शील्ड से ढक दिया जाता है। अगर मां को कोरोना वायरस है तो वो अपने बच्चे को सीने से नहीं लगा सकती। कुल मिलाकर एक महामारी ने मृत्यु और जन्म की प्रथाओं को हमेशा के लिए बदल दिया है। और आज अगर आप ध्यान से देखें तो ऋषि कपूर का जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो उनके परिवार के कुछ सदस्य अपने हाथ में मोबाइल फोन लिए हुए थे, और वो वहां से सोशल मीडिया के जरिए अपने रिश्तेदारों को लाइव अंतिम संस्कार की रीति रिवाजों को दिखा रहे थे। यानी उनके जो बाकी के जो परिवार के सदस्य थे जो वहां नहीं पहुंच पा रहे थे, वो सब सोशल मीडिया के जरिए अपनी श्रद्धांजलि ऋषि कपूर को दे रहे थे। ये पहली बार आपने देखा होगा जब किसी मृत व्यक्ति के परिवार वालों ने इस तरह उन्हें अपने फोन के जरिए बाकी रिश्तेदारों तक पहुंचाया जो खुद वहां पर मौजूद नहीं थे, और लोगों ने, परिवार के बाकी सदस्यों ने फोन पर ही, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दी। आज हम आपको इरफान खान की एक फिल्म लाइफ ऑफ पाई का एक दृश्य दिखाना चाहते हैं। यह फिल्म वर्ष 2012 में आई थी। इसमें इरफान खान कहते हैं कि अगर आप जीवन के अंत को स्वीकार भी कर लें तो भी यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल है कि आप अपनों को आखिरी बार अलविदा नहीं कह पाए। I've left so much behind, my family, the zoo, India, Anandi. I suppose in the end the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye. अभी तक हम यही देखते आए कि जब किसी से अंतिम बार मिलते हैं, अंतिम बार गुड बाय कहते हैं।
अंतिम यात्रा के लिए निकलते हैं, या जब हम देखते हैं कि अब इस व्यक्ति से दोबारा मुलाकात नहीं होगी, चाहे वो जीवित हो या मृत हो, तो एक बार ठीक से अलविदा कहना चाहते हैं, एक बार उसका हाथ पकड़कर अलविदा कहना चाहते हैं, एक बार गले मिलकर अलविदा कहना चाहते हैं। और अब जो हालात बन गए हैं, अब इंसान से ये खुशी भी छीन ली गई है। आध्यात्मिक गुरु ओशो ने एक बार कहा था कि हर इंसान मृत्यु से भयभीत है, और इसकी वजह सिर्फ ये है कि उसने जीवन का स्वाद कभी लिया ही नहीं। ओशो ने अपने प्रवचन में कहा था कि जो व्यक्ति ये जानता है कि जीवन क्या है, वो कभी मृत्यु से नहीं डरता, वो मृत्यु का स्वागत करता है। एक सच ये भी है कि मृत्यु भेदभाव नहीं करती, जबकि जन्म हमेशा भेदभाव करता है, अन्याय करता है। आपने गौर किया होगा, जन्म होते ही इंसान की पहचान और उसका जीवन धर्म, जाति, देश, अमीरी या गरीबी के आधार पर बढ़ जाता है। जन्म लेते ही यह तय हो जाता है कि कौन किस जाति से होगा, किस धर्म से होगा। किसी भी इंसान का जन्म किसी अमीर के घर में हो सकता है या गरीब के घर में भी हो सकता है, और आप जीवन भर अगर आपको ठीक घर नहीं मिलता तो आप कोसते रहते हैं अपनी किस्मत को। इस पर किसी का कोई वश नहीं। इसी तरह कोई संपन्न देश में पैदा होता है तो कोई गरीब देश में। हैरानी की बात यह है कि जीवन का पूरा चक्र ही इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां पैदा हुए और किस घर में पैदा हुए, जबकि मृत्यु के मामले में कुछ भी तय नहीं है। मृत्यु की रेखा के पार हर व्यक्ति बराबर है। मृत्यु फिल्में नहीं देखती, खेल नहीं देखती, मृत्यु कभी भी किसी स्टारडम से प्रभावित नहीं होती। ये बंटवारा नहीं करती, वो राजा और रंग को बराबरी पर लाकर खड़ा कर देती है। और ये वो आध्यात्मिक सत्य है जो हर इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए, हर रोज याद रखना चाहिए। जीवन भले ही धर्म और पंथ निरपेक्ष ना हो, लेकिन मृत्यु धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष है। मृत्यु के दरबार में सब बराबर है। हालांकि ऋषि कपूर और इरफान खान समय के इस महासागर में इतनी जल्दी विलीन नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों शानदार अभिनेता थे। उन्होंने पूरे जीवन अपने आसपास के समाज को फिल्मों में उतारा। उनकी फिल्में वो दस्तावेज हैं जो समय के इस महासागर में किसी नाव की तरह हमेशा आपके आसपास तैरती रहेंगी। पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाएं देखकर एक सवाल आपके मन में जरूर आता होगा, और वो सवाल ये है कि क्या हमें मृत्यु की अब आदत सी पड़ती जा रही है? क्योंकि हर रोज सुबह से लेकर रात तक हम मृत्यु के समाचार ही तो सुनते हैं, वही पढ़ते हैं। सुबह उठते ही किसी न किसी की मृत्यु की खबर आ जाती है। दिन भर सब लोग शोक मनाते हैं, बाहर निकलने पर भी मृत्यु ही नजर आती है। आप अपने घर से जैसे ही खिड़की का पर्दा हटाकर देखते हैं बाहर, आपको ऐसा लगता है कि वायरस के रूप में मृत्यु घूम रही है और आप बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा लगता है चारों तरफ मृत्यु है। अध्यात्म के जरिए मृत्यु के भय पर विजय हासिल करना सबके बस में नहीं है। इसलिए आप एक आम इंसान के तौर पर क्या कर सकते हैं कि आप खुश रहें, आपकी उम्मीद बंधी रहे, आप उस डिप्रेशन में ना जाएं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। और हम भी कई दिनों से आपको लगातार इसी तरह के समाचार दे रहे हैं। हमारी मजबूरी है, क्योंकि हाल के दिनों में घटनाक्रम ही ऐसा है कि हमें ये सब आपको बताना पड़ रहा है। लेकिन तो भी हम चाहेंगे कि आप डिप्रेशन में ना जाएं, आप भविष्य के प्रति आपके मन में एक उम्मीद की किरण बनी रहे। संकट के इस दौर में सबसे पहले आप खुद से प्यार करना सीखिए। इस दौर में आपकी सहानुभूति की सबसे ज्यादा जरूरत आप खुद को है। इसलिए दूसरों का हौसला बढ़ाने से पहले अपनी अंतरात्मा को पहले के मुकाबले बहुत मजबूत कीजिए। आप मेडिटेशन के जरिए नकारात्मक विचारों पर काबू पा सकते हैं। आजकल आपके पास टाइम भी बहुत है, मेडिटेशन शुरू कीजिए। दूसरी बात यह है कि छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढिए। कभी सुकून से अपने लिए एक कप चाय बनाइए, अपनी पसंद का गाना सुनिए, अपनी अलमारी को सजाइए, पुरानी यादों को पलट कर देखिए, मुस्कुराते हुए ईश्वर को इस जीवन के लिए धन्यवाद दीजिए। तीसरी बात यह कि जीवन को अर्थपूर्ण बनाने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढना जरूरी है, लेकिन छोटी छोटी बातों से परेशान होना नकारात्मकता को न्योता देने जैसा है। यह आत्मविश्लेषण का समय है और इसका सदुपयोग कीजिए। सोचिए कि आप और क्या क्या कर सकते हैं और आप क्या कर रहे हैं। सबसे जरूरी टिप यह है कि नकारात्मक विचारों से दुश्मनी मत पालिए, क्योंकि इनसे मित्रता भी मत कीजिए। सबसे जरूरी है कि आप अपने नकारात्मक विचारों की तह तक जाएं और जड़ से इन विचारों को खत्म करें। जड़ से पहले इसको समझिए और फिर खत्म कीजिए। और अगर ये सारे टिप्स भी आपको आपके हौसले को हिमालय जितना मजबूत नहीं बना पा रहे, तो आज आपको सचमुच के हिमालय की एक तस्वीर देखनी चाहिए। यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के एक शहर की है जिसका नाम है सहारनपुर। सहारनपुर से तस्वीर आई है और इस तस्वीर में आप हिमालय की गंगोत्री और यमुनोत्री पर्वत श्रृंखला को साफ साफ देख सकते हैं। सहारनपुर के लोगों को हिमालय के दर्शन 300 किलोमीटर दूर से हो रहे हैं और इसकी वजह है लॉकडाउन की वजह से कम हुआ प्रदूषण।
विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर प्रदूषण न हो और मौसम साफ हो तो 20,000 फीट ऊंचे पर्वत को 300 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। और ये 30 सालों में, पिछले 30 वर्षों में पहली बार हुआ है जब हिमालय के पर्वत इतनी दूर से देखे गए हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले पंजाब के जालंधर से भी हिमालय की पहाड़ों को देखना संभव हो पाया था, पर्वत को देखना संभव हो पाया था, और इनके बीच की दूरी भी 200 किलोमीटर से ज्यादा है। प्रकृति भी पिछले कई वर्षों से लगातार मनुष्य की नकारात्मक हरकतों का शिकार रही है, लेकिन अब प्रकृति में पॉजिटिविटी का संचार होने लगा है और प्रकृति अपने पुराने स्वरूप में वापस लौटने लगी है। ये इस कोरोना काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसे आपको एंजॉय करना चाहिए। और अब आपको एक कहानी और बताते हैं। मुश्किल वक्त में आगे बढ़कर मदद करने वाले ही असली नायक होते हैं। ब्रिटिश सेना के पूर्व कैप्टन टॉम मूर में ब्रिटेन को एक ऐसा ही राष्ट्र नायक दिखाई दे रहा है। आज उनका 100वां जन्मदिन है और उनके जोश और मानसिक शक्ति के सामने खतरनाक कोरोना वायरस भी कमजोर पड़ गया है। टॉम मूर ने चैरिटी वॉक करके ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS के लिए लगभग 290 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा किया है। इस समय ब्रिटेन के डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स फेस मास्क, ग्लव्स, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की कमी का सामना कर रहे हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए अब लोग सामने आकर डोनेट कर रहे हैं। टॉम मूर ने वादा किया था कि अगर वो 94,000 रुपए का फंड इकट्ठा कर पाए तो अपने गार्डन में वो 100 कदम चलेंगे। उनके इस जज्बे के बाद लोगों ने खुलकर दान किया, लेकिन 100 वर्ष की उम्र में टॉम मूर के लिए ये 100 कदम चलना भी एक मुश्किल चुनौती थी। हाल ही में उनकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी और स्किन कैंसर का इलाज हुआ है। खड़े होने के लिए वो वॉकिंग फ्रेम की मदद लेते हैं। उनके लिए खड़े होना, चलना बिल्कुल आसान नहीं, लेकिन 100 कदम चलकर उन्होंने साबित किया कि किसी लक्ष्य को पाने के लिए शारीरिक मुश्किलें कभी बाधा नहीं बन सकती। और उन्होंने कहा कि वो 100 कदम चलेंगे और जब वो 100 कदम चलेंगे तो ब्रिटेन के लोगों को डोनेट करना चाहिए, दान देना चाहिए हेल्थ वर्कर्स के लिए। कैप्टन टॉम मूर को आज उनके 100वें जन्मदिन पर कर्नल की उपाधि भी दे दी गई है, यानी अब जाकर उनका प्रमोशन हुआ है और अब वो कैप्टन टॉम मूर नहीं बल्कि अब कर्नल टॉम मूर बन गए हैं। अपने 100वें जन्मदिन पर टॉम मूर को 1,25,000 से ज्यादा ग्रीटिंग कार्ड्स मिल चुके हैं। उनकी लोकप्रियता को देखिए। और ब्रिटेन की महारानी और प्रधानमंत्री ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। टॉम मूर को सम्मान देने के लिए ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के विंटेज विमानों ने आज उनके घर के ऊपर उड़ान भरी और हवाई करतब दिखाए। Beautiful to fly, and I'll let everybody listen now to the lovely sound of the Hurricane and Spitfire. कर्नल मूर वर्ल्ड वॉर लड़ चुके हैं, वर्ल्ड वॉर वेटरन हैं, और अब जो अभी हो रहा है ये भी तो एक वर्ल्ड वॉर ही है। और जो हम आपको ग्रीटिंग कार्ड्स की बात बता रहे थे, आपके स्क्रीन पर देखिए, ये सारे वो ग्रीटिंग कार्ड्स हैं जो कर्नल मूर को मिले हैं। देश भर से अलग अलग लोगों ने, लाखों लोगों ने उन्हें ये ग्रीटिंग कार्ड्स भेजे हैं। अगर आप प्यार की परिभाषा को समझना चाहते हैं, सम्मान की परिभाषा को समझना चाहते हैं, तो वो परिभाषा कुछ ऐसी होगी। 1.25 लाख ग्रीटिंग कार्ड्स उन्हें मिले हैं। अब आप सोचिए, इस दुनिया में ऐसे कितने लोग होंगे जिन्हें उनके जन्मदिन पर 1.25 लाख ग्रीटिंग कार्ड्स मिले हैं। पूरा ये हॉल ग्रीटिंग कार्ड से भरा हुआ है। अपने 100वें जन्मदिन पर टॉम मूर जिंदगी की तीसरी सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। वर्ष 1920 में जब उनका जन्म हुआ था, तब दुनिया सबसे बड़ी महामारी स्पेनिश फ्लू का सामना कर रही थी। इसके बाद 1939 से 1945 तक चले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी टॉम मूर ने हिस्सा लिया, इस लड़ाई में हिस्सा लिया। और अब वो कोरोना वायरस की जानलेवा बीमारी के खिलाफ कोरोना फाइटर्स की मदद कर रहे हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से अब तक 26,000 लोग मारे जा चुके हैं और टॉम मूर अब वहां की 6.5 करोड़ जनता की नई उम्मीद बन गए हैं 100 वर्ष की उम्र में। अब टॉम मूर के नाम 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टाइटल आ गए हैं। उन्होंने चैरिटी वॉक करके सबसे ज्यादा फंड इकट्ठा करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। टॉम मूर ने एक ब्रिटिश गायक और कलाकार माइकल बॉल के साथ मिलकर एक गाना भी रिकॉर्ड किया है और ये गाना इस वक्त ब्रिटेन का नंबर 1 सॉन्ग बन चुका है। 100 वर्ष की आयु में ये उपलब्धि हासिल करके दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। ये
काम कर सकते हैं तो फिर आप भी कर सकते हैं। इसलिए खबर आज आपको हमने दिखाई है कि जिंदगी में कभी भी आप लेट शब्द का इस्तेमाल ना करें। कभी भी कोई भी समय लेट नहीं है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। आज अमेरिका ने भी अपने कोरोना फाइटर्स के जज्बे को सलाम किया है। अमेरिका की हवाई स्टंट करने वाली स्क्वाड्रन द थंडरबर्ड्स और द ब्लू एंजल्स ने कोरोना फाइटर्स को सम्मान देने के लिए हवाई उड़ान भरी। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, फिलाडेल्फिया में इन स्क्वाड्रन्स के 12 फाइटर जेट्स ने 40 मिनट तक उड़ान भरकर अपने हेल्थ वर्कर्स और जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारियों का शुक्रिया अदा किया है। ये भी शानदार तस्वीरें हमारे पास आई हैं अमेरिका से। Perfect. That's perfect. द थंडरबर्ड्स अमेरिकी वायुसेना की और द ब्लू एंजल्स यूएस नेवी की हवाई स्टंट दिखाने वाली टीम है। पिछले विशेष अनुमति के बिना ये दोनों स्क्वाड्रन कभी भी एक साथ हवाई स्टंट्स नहीं करते, पर 28 अप्रैल को इन दोनों टीमों ने मिलकर अमेरिका के हेल्थ वर्कर्स को सल्यूट किया और उनके मनोबल को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश की। अमेरिका में न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी इस महामारी का एपिसेंटर है और इन दो जगहों पर कोरोना वायरस से 23,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र किसने बनाई थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन, कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूं, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूं। He questions those in protests. हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलने आए हैं। कानून की कॉपी लेकर आया हूँ ताकि मैं इनको पढ़ के बता सकूं कि इस कानून में क्या लिखा हुआ है। कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं। From global battlefields. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। To political war zones. देखो ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है। He personifies the DNA of Z News. The genuine efforts made by Z News, particularly editor-in-chief of Z News and staff, needs appreciation as they have tried their level best to bring the actual truth on surface. डिबेट इस पर है। एक कोर्ट डिसाइड करे। He believes in the business of profit. स्टॉक्स फोकस में बनते हैं और शेयरों में और ज्यादा डरना चाहते हैं। He believes the world is one. Today, the world's most populous beacon farmed in the Neophthys national carrier. This virus, remember, He rules India's prime time. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the sum and substance of Indian media. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। A revolutionary newsman. A no-holds-barred journalist. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं
सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त, A decisive editor-in-chief. हमारे देश के राजनीतिक दल मीडिया से तो पूरी निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो खुद कभी भी निष्पक्ष नहीं होते। He battles the war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है। He interviews the Prime Minister. आपने कई बार ये भी कहा कि आप ये चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो। देखिए, बहुत अच्छा विषय निकाला और मैं आपका हृदय से जी न्यूज़ का आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई ऐसे विषय को हाथ ही नहीं लगाता है आपने कम से कम इस बात को स्पर्श किया। And reaches the world every night at 9. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the take and the talk of global news reportage. He takes India to the world. He is the face of a mission. कश्मीर एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अक्सर बिना जाने बिना समझे दिल्ली में बैठे पत्रकार रिपोर्टिंग करते रहते हैं और आपको कभी असली स्थिति का अंदाजा नहीं होता। इसलिए आज हमने ये तय किया कि हम श्रीनगर आएंगे, जम्मू कश्मीर आएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो पर यहाँ के हालात क्या हैं। न्यूज़ में देख रहे हैं आजकल आता रहता है कश्मीर के बारे में। इतनी सेफ जगह है, इतने अच्छे रोड, इतना क्लीन। आप दिल्ली से यहाँ घूमने के लिए आ गए, क्यों? यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि जैसे वहाँ प्रोजेक्ट किया जाता है, न्यूज़ वगैरह में दिखाया जाता है कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। He questions those in power. चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन, कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूँ, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूँ। He questions those in protests. हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलने आए हैं। कानून की कॉपी लेकर आया हूँ ताकि मैं इनको पढ़ के बता सकूँ कि इस कानून में क्या लिखा हुआ है। कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं। From global battlefields. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त, To political war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है। He personifies the DNA of Z News. The genuine efforts made by Z News, particularly editor-in-chief of Z News and staff, needs appreciation as they have tried their level best to bring the actual truth on surface. डिबेट इस पर है। कोर्ट डिसाइड करे। He believes in the business of profit. स्टॉक्स फोकस में बनते हैं और शेयरों में और ज्यादा डरना चाहते हैं। He believes the world is one. Today, the world's most populous beacon farmed in the Neophis national carrier. This virus, remember, He rules India's prime time. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the sum and substance of Indian media. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। A revolutionary newsman. A no-holds-barred journalist. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। A decisive editor-in-chief. हमारे देश के राजनीतिक दल मीडिया से तो पूरी निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो खुद कभी भी निष्पक्ष नहीं होते। He battles the war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है।
he interviews the Prime Minister. आपने कई बार ये भी कहा कि आप ये चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो। देखिए, बहुत अच्छा विषय निकाला और मैं आपका हृदय से जी न्यूज़ का आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई ऐसे विषय को हाथ ही नहीं लगाता है आपने कम से कम इस बात को स्पर्श किया। And reaches the world every night at 9. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the take and the talk of global news reportage. He takes India to the world. He is the face of a mission. कश्मीर एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अक्सर बिना जाने बिना समझे दिल्ली में बैठे पत्रकार रिपोर्टिंग करते रहते हैं और आपको कभी असली स्थिति का अंदाजा नहीं होता। इसलिए आज हमने ये तय किया कि हम श्रीनगर आएंगे, जम्मू कश्मीर आएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो पर यहाँ के हालात क्या हैं। न्यूज़ में देख रहे हैं आजकल आता रहता है कश्मीर के बारे में। इतनी सेफ जगह है, इतने अच्छे रोड, इतना क्लीन। आप दिल्ली से यहाँ घूमने के लिए आ गए, क्यों? यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि जैसे वहाँ प्रोजेक्ट किया जाता है, न्यूज़ वगैरह में दिखाया जाता है कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। He questions those in power. चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन, कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूँ, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियाँ हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूँ। He questions those in protests. हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलने आए हैं। कानून की कॉपी लेकर आया हूँ ताकि मैं इनको पढ़ के बता सकूँ कि इस कानून में क्या लिखा हुआ है। कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं। From global battlefields. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। To political war zones. देखो मैं ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है, 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है। He personifies the DNA of Z News. The genuine efforts made by Z News, particularly editor-in-chief of Z News and staff, needs appreciation as they have tried their level best to bring the actual truth on surface. डिबेट इस पर है। एक कोर्ट डिसाइड करे। He believes in the business of profit. स्टॉक्स फोकस में बनते और शहरों में और ज्यादा डरना चाहते हैं। He believes the world is one. Today, the world's most populous beacon farmed in the Neophthys National Carrier. This virus, remember, He rules India's prime time. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the sum and substance of Indian media. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1870 में आज ही के दिन दादा साहेब फाल्के का जन्म हुआ था। उन्हें भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है। उन्होंने भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र वर्ष 1913 में बनाई थी, जो 7 महीने और 21 दिन में पूरी हुई थी। खास बात यह है कि इस फिल्म में सभी किरदार पुरुष थे। महिला पात्रों की भूमिका भी पुरुषों ने ही निभाई थी और दादा साहेब फाल्के की पत्नी पूरे फिल्म क्रू के लिए खुद खाना बनाती थी। यहां तक कि फिल्म में इस्तेमाल होने वाले कॉस्ट्यूम्स भी वो खुद ही धोती थी। इसके बाद वर्ष 1937 तक दादा साहेब फाल्के ने 95 फिल्में और 26 शॉर्ट फिल्म्स बनाई। अपने जीवन में उन्होंने फिल्में बनाने के लिए तरह तरह की मुश्किलों का सामना भी किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी उनके नाम पर ही दिया जाता है।
वर्ष 1789 में आज ही के दिन जॉर्ज वॉशिंगटन सर्वसम्मति से अमेरिका के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे और इसी पद पर रहकर जॉर्ज वॉशिंगटन ने 2 कार्यकाल पूरे किए थे। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के आग्रह को ठुकरा दिया था। अमेरिका के संविधान में वर्ष 1951 में एक संशोधन किया गया था जिसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं किया जा सकता। वर्ष 1993 में आज ही के दिन मशहूर टेनिस खिलाड़ी मोनिका सेलेस को जर्मनी में एक मैच के दौरान पीठ में छुरा घोंपकर घायल कर दिया गया था। यह घटना 6000 से भी ज्यादा दर्शकों के सामने हुई। हमला करने वाला व्यक्ति जर्मनी की मशहूर टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ का फैन था और स्टेफी ग्राफ उस समय मोनिका सेलेस की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी थी और स्टेफी ग्राफ की जीत के लिए ही वो मोनिका सेलेस को रास्ते से हटाना चाहता था। इस घटना के बाद 2 वर्षों तक मोनिका सेलेस कॉम्पिटिटिव टेनिस से दूर रही। वर्ष 1938 में आज ही के दिन एनिमेटेड शॉर्ट मूवी पोकीज हेयर हंट के साथ एनिमेटेड कैरेक्टर हैप्पी रैबिट दुनिया के सामने आया था और यही एनिमेटेड कैरेक्टर आगे चलकर बग्स बनी के नाम से मशहूर हुआ। आज भी ये किरदार बहुत लोकप्रिय है और आज इंटरनेशनल जैज डे है। जैज एक संगीत शैली होती है जिसकी शुरुआत अमेरिका के अफ्रीकन अमेरिकन समुदाय ने 19वीं शताब्दी के अंत में की थी और बहुत सारे लोग जैज को अमेरिका का शास्त्रीय संगीत भी मानते हैं। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और मृत्यु से डरिए मत, बल्कि उसकी मौजूदगी को स्वीकार कीजिए और इसके बाद आपके मन में मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। नमस्कार।